So dear students, let's continue our discussion on geometrical optics. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉज पढ़े थे। लॉ नंबर 1 ये कहता था कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल टू द प्लेन है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों कोप्लेनर होंगे। और उसके बाद जो लॉ नंबर 2 था वो ये था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस के बराबर होगा। यानी जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, ये हर केस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो इसी डिस्कशन को आज कैरी फॉरवर्ड करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए बेटा, हमारे पास दो स्पेशल केसेस आते हैं इसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रिलेटेड। पहली चीज जो है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। बेटा नॉर्मल हम बोलते हैं परपेंडिकुलर को, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई ऐसा केस है जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके ऊपर जो इंसिडेंट रे है वो अलोंग द नॉर्मल आ रहा है, यानी दिस इंसिडेंट रे इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द प्लेन ऑफ द मिरर, इसको हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, राइट। मैं आपको बताता हूं आगे कि क्या डिस्कशन हमने करना है इसमें। ये देखिए, मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये रहा नॉर्मल, ठीक है ना। अब अगर इसी नॉर्मल के अलोंग मैं एक इंसिडेंट रे डाल रहा हूं ऐसे, ठीक है ना, तो ये है इंसिडेंट रे। तो इस तरह की जो इंसिडेंस है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो क्या होता है इस नॉर्मल इंसिडेंस में, आप जरा ध्यान रखिए यहां पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, सर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा यहां पर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, सर अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस पे फॉल करता है तो ये जो इंसिडेंट रे है ना, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक। ये बात याद रखना, इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस the incident ray retraces its path back, यानी ये जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते ये वापस चला जाएगा। यानी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी along दिस नॉर्मली होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में मुझे बताओ डिविएशन कितना हुआ, आप मुझे बताओ डिविएशन कितना हुआ, आप कहोगे सर इंसिडेंट रे आया था ऐसे और वापस चला जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। आया तो था ऐसे डाउनवर्ड्स और वापस कैसे जा रहा है, ऐसे अपवर्ड्स। तो इस केस में मुझे बताओ एंगल कितना होगा, एंगल इस केस में होगा 180 डिग्री। तो जो डिविएशन होगा इस वाले केस में इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो नॉर्मल इंसिडेंस समझ आया। काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस नॉर्मल इंसिडेंस वाले क्वेश्चन पर। तो आप नट में ये बात याद रखो कि जब भी एक इंसिडेंट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलरली हिट करे तो ये जो रे ऑफ लाइट है इट विल रिट्रेस इट्स पाथ बैक, ये उसी पाथ पर वापस जाएगा जिस पाथ पे ये आया था। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना, 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बना, 0, और डेविएशन कितना बना, 180 डिग्री। इसके बाद आते बेटा ग्रेजिंग इंसिडेंस पे। ये जो ग्रेजिंग इंसिडेंस है ये हम मोस्टली स्फेरिकल मिरर्स के लिए डिफाइन करते हैं। बेटा ये जो वर्ड ग्रेजिंग है ना, इसका मतलब होता है जस्ट टच, इसका मतलब होता है जस्ट टच। यानी अगर मेरे पास मान लो इस तरीके का एक मिरर है, इस साइड से ये पॉलिश्ड है, दिस इज द पॉलिश सरफेस ऑफ दिस मिरर, ठीक है ना, और इस पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है ऐसे, दिस इज द नॉर्मल and this is center of this spherical part, ठीक है ना। तो how would we define grazing incidence here, ये रहा इंसिडेंट रे, ये जो इस मिरर के इस वाले पॉइंट पर जस्ट टच कर रहा है। तो यहां पर मुझे बताइए अगर ये है इंसिडेंट रे तो ये एंगल कितना होगा, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो क्या यहां पर कोई डेविएशन होगा, नहीं, कोई डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि इसने बस टच किया मिरर को और अपने पाथ पे सीधा चला गया इस तरीके से ऐसे। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये तो है ना, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो इस ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ डिविएशन कितना होगा,
सर ये इसी पाथ पर आया था और इसी पाथ पर आगे जा रहा है, यानी डिविएशन कितना होगा इस केस में? इस केस में डिविएशन होगा 0 डिग्री का। डिविएशन क्या होता है? डिविएशन होता है कि एक्सपेक्टेड पाथ से ये रे ऑफ लाइट कितना डिविएट हुआ, कितना मुड़ गया उससे, बट यहां तो जिस पाथ पे ये आया था उसी पाथ पे जा रहा है। तो ये दो बातें आपको समझ आ गई, एक नॉर्मल इंसिडेंस की, एक ग्रेजिंग इंसिडेंस की। नॉर्मल इंसिडेंस में इंसिडेंट रे मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर हिट करता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, और डिविएशन कितना? 180 डिग्री। ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या होता है? जो इंसिडेंट रे है वो जस्ट टच करता है एक मिरर को, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, एंड द डिविएशन इज व्हाट? डिविएशन इज 0। तो ये बात समझ गया बेटे? चलिए आगे विल जस्ट कंटिन्यू आवर डिस्कशन। चलिए एक और चीज है, काफी इंपॉर्टेंट है ये बात, छोटी सी बात है, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। ये इट सेज व्हाट इज ग्राफ बिटवीन डिविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी जो डिविएशन आता है एक लाइट रे में और जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इन दोनों के बीच में कैसा ग्राफ आएगा? अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था ये जो डिविएशन है ना, ये बराबर होता है 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमारे पास इस डिविएशन के दो इक्वेशंस आए थे, एक क्लॉकवाइज के लिए, एक एंटी क्लॉकवाइज के लिए, बट दैट डजंट मैटर, दोनों सेम ही लॉ फॉलो करेंगे, ठीक है ना? अब देखिए बेटा, अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है किन दो पैरामीटर्स के बीच में, मुझे प्लॉट करना है, एक साइड से डिविएशन रखना है मुझे और दूसरे साइड से मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस रखना है। याद रखना, जब भी हमें दो पैरामीटर्स के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना होता है, हमें उनके बीच में एक इक्वेशन देखनी पड़ेगी पहले। सर ये रही इक्वेशन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मेरे हिसाब से ये जो इक्वेशन है ना, इट इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कैसे सर? ये तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू, इस 2 को हम स्लोप कंसिडर कर लेंगे, दिस i इज x एक्सिस एंड दिस 180 डिग्री इज c। तो ये तो बन गया ना y इज इक्वल टू mx प्लस c। इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा सर, इसमें y एक्सिस क्या है? इसमें y एक्सिस पर तो रखा हुआ है डेल्टा, बिल्कुल सर, y एक्सिस पर डेल्टा रखा हुआ है। सर x एक्सिस पर क्या? x एक्सिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा हुआ है, बिल्कुल सही। सर इसमें ये c क्या है? बेटा ये c होता है y इंटरसेप्ट। क्या होता है? y इंटरसेप्ट, यानी y एक्सिस पर कहां पर ये लाइन y एक्सिस को कट करेगा, और ये हमारे पास है 180 डिग्री। जरा बेटा मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। मेरे हिसाब से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,180, क्योंकि देखो c कितना है हमारे पास? c तो 180 है, और सिंस ये x के ऊपर ही पॉइंट बना है तो 0,180। एंड यहां पर इस -2 का क्या मतलब हुआ? ये जो यहां हमारे पास जो स्लोप आ रहा है ना, वो तो -2 आ रहा है। -2 आने से क्या मतलब हुआ कि स्लोप जो है ना वो डिक्रीजिंग है। तो यहां पर जो स्लोप आएगा इट वुड बी लाइक दिस, डिक्रीज करता हुआ स्लोप। और बेटा क्या आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? ठीक है ना, आप मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। ये वाला पॉइंट है ना यहां पर, ये क्या डिनोट करता है? बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0, और डिविएशन है 180। ये कौन सा केस बन रहा था? एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0 और डिविएशन है 180। अगर आपको याद है तो ये नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस बन रहा था। तो मैं कहूंगा ये जो पॉइंट यहां पर है ना, इट रिप्रेजेंट्स नॉर्मल इंसिडेंस। इट रिप्रेजेंट्स नॉर्मल इंसिडेंस। मैं आपको एक बार दिखाता हूं। ये देखिए बेटा, नॉर्मल इंसिडेंस में डिविएशन था 180 डिग्री, और डिविएशन के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो हमारे पास यहां क्या आया? ये देखिए बेटा, इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 है, यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, ये रहा 0, और डिविएशन है 180। तो दिस इज कौन सा? नॉर्मल इंसिडेंस। और यहां बेटा इस पॉइंट पर आप देखो, इस पॉइंट पर तो डिविएशन तो इस पॉइंट पर 0 होगा, और डिविएशन कहां 0 आ रहा था? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा था 90 डिग्री, यानी ग्रेजिंग इंसिडेंस की बात हो रही है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 90 डिग्री। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल रिप्रेजेंट ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है ना? तो ये छोटे से 2 पॉइंट्स हैं, कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो बस याद रख लेते हैं हम लोग ये। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, आप जरा ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन को। हमारे पास 2 मिरर्स गिवन है। ये देखिए, ये मिरर M1 है
और ये मिरर M2 है, ठीक है ना, ये मिरर के पॉलिश्ड सरफेसेस है, दीज आर द पॉलिश्ड सरफेसेस ऑफ द मिरर। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एक इंसिडेंट रे आ रहा है पैरेलल टू M2, ठीक है ना, एक इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल है M2 के। जब ये इंसिडेंट रे मिरर M1 को हिट कर रहा है तो ये रिफ्लेक्ट होके M2 को हिट कर रहा है वापस, ठीक है, और M2 को जब हिट करेगा तो फिर ये फिर से यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जो ये फाइनल वाली रे ऑफ लाइट है ये पैरेलल है इस M1 की। ध्यान से रख देखिए बेटा, ये जो इंसिडेंट रे है ना ये पैरेलल है मिरर 2 की, ये जो फाइनल वाली रे है ये पैरेलल है M1 की। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो ये एंगल थीटा यहां पर है ये कितना होगा और नेट डेविएशन कितना होगा इस रे ऑफ लाइट में, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आया। चलिए बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। ये देखिए हमसे कहा गया है ये जो इंसिडेंट रे है ना ये पैरेलल है इस M2 के, ठीक है ना। तो ये देखिए बेटा, ये इंसिडेंट रे ऐसे है और ये जो मिरर है ना इट इज लाइक दिस, और अगर इस बेस ऑफ द मिरर की बात करूं ना तो ये ऐसे कुछ एंगल दिख रहा है मुझे, ऐसे लाइन दिख रही है, ये मिरर M1 की बात कर रहा हूं। तो बेटा जितना एंगल ये थीटा होगा उतना ही एंगल थीटा ये भी होगा, इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। तो यहां पर मुझे बताओ फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। ये देखिए बेटा, अगर ये एंगल थीटा है ना यहां पर तो ये एंगल भी कितना होगा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। थोड़ा ध्यान रखिए बेटा, ज्योमेट्री की बात है। अब मुझे आप बताइए, ये डॉटेड लाइन मैंने इस मिरर M1 पर नॉर्मल डाला हुआ है, मुझे बताओ नॉर्मल और मिरर के बीच में कितना एंगल होता है, सर 90 डिग्री होता है। मुझे बताओ अगर ये वाला थीटा है तो ये पार्ट कितना होगा, सर ये तो होगा 90 माइनस थीटा, बिल्कुल सही। लेकिन सर ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90 माइनस थीटा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, सर 90 माइनस थीटा ही होगा, ठीक है बेटा। फिर से देखो, ये जो नॉर्मल है ना यहां पर नॉर्मल और ये जो मिरर M1 है इनके बीच में कितना एंगल होगा, सर 90 डिग्री एंगल होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, सर ये भी थीटा होगा। समझ में आई बात। अच्छा, अब दूसरे केस पे आ जाते हैं। ये जो फाइनली लाइट यहां से जा रही है ना, बोला गया है ये वाली लाइन जो है ये इस मिरर M1 को क्या है बेटा, ये पैरेलल टू मिरर M1 है। तो मुझे बताओ अगर ये एंगल थीटा है ये एंगल कितना होगा, सर ये भी एंगल थीटा ही होगा। क्यों, फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बेटा बेसिक ज्योमेट्री की बात है, ये 9th 10th में हम सीख जाते हैं ये सब चीजें। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये मिरर M2 और ये जो डॉटेड लाइन है ये तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा, आप कहोगे सर ये तो थीटा है तो ये वाला होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये दूसरा वाला पार्ट भी 90 माइनस थीटा। देखिए बेटा ये वाला पार्ट कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। अच्छा ये कितना होगा, सर ये भी तो 90 माइनस थीटा होगा, फिर बिल्कुल सही 90 माइनस थीटा होगा। अब आप मुझे बताइए इस नॉर्मल, ये जो नॉर्मल यहां से जा रहा है और ये जो लाइन है मिरर M2 का, इनके बीच में कितना एंगल होगा, सर अगेन 90 डिग्री का होगा। और ये वाला पार्ट है 90 माइनस थीटा तो ये वाला पार्ट बन जाएगा थीटा। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या आया, हमारे पास यहां पर एक ट्राइंगल बना, हमारे पास यहां पर फाइनली एक ट्राइंगल बना जिसका ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा और ये वाला एंगल भी थीटा। और हमें पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो मैं लिख सकता हूं 3 थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। और बेटा यहां से हमें थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा 60 डिग्री। तो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हो गया। इसने जो पूछा था ना फाइंड थीटा, थीटा तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि फाइंड नेट डेविएशन, फाइंड नेट डेविएशन। पहले हम देखते हैं बेटा ये जो रे इंसिडेंट हुई थी ऐसे, हिसाबन तो ये ऐसे जाना चाहिए था, ये है ना इसका एक्सपेक्टेड पाथ, लेकिन जा कहां से रहा है, इधर से जा रहा है। तो मुझे बताओ ये जो डेविएशन 1 है ना, डेविएशन 1 ये किसके बराबर होगा, मेरे हिसाब से ये बराबर होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 2 टाइम्स ये माइनस कर लो बेटा, 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा माइनस कर लो, 180 माइनस 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा। बेटा मैंने आपको बोला है ना डेविएशन बराबर होता है 180 माइनस ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप यहां पर देखो बेटा ये रे तो जानी चाहिए थी ऐसे इस डायरेक्शन में, लेकिन जा रहा है इधर, तो मेरे हिसाब से ये डेविएशन होना चाहिए। और अगर मैं ये पूरा एंगल लेता तो ये 180 डिग्री आता, और 180 में से मैं ये 2 बार 90 माइनस थीटा माइनस करूं तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा हमें।
आई होप दिस मच इज क्लियर। ओके, यहां पर 90 है। अच्छा, थीटा का वैल्यू कितना आया हमारे पास 60 डिग्री, तो 90 माइनस 60 होगा 30। 30 इंटू 2 कितना होगा, 30 इंटू 2 हाउ मच 60। तो हमारे पास जो डिविएशन 1 आया इट विल बी 120 डिग्री। ये तो पहला डिविएशन आया कितना 120 डिग्री। अब देखो बेटा, अब यहां से लाइट जब निकली ना तो ये लाइट तो इस पाथ पर जानी चाहिए थी, लेकिन गई कहां, ये लाइट तो यहां से चली गई, तो दूसरी डिविएशन तो ये वाली होगी, दिस विल बी डिविएशन 2। ऑब्वियसली बात है। और ये डिविएशन 2 किसके बराबर होगा सर, ये बराबर होगा 180 डिग्री। देखिए ये जो लाइन है ना इसका टोटल एंगल होगा 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री में से ये ट्वाइस 90 माइनस थीटा माइनस करना पड़ेगा, ट्वाइस 90 माइनस थीटा, तो ये होगा डिविएशन 2। तो हमारे हिसाब से फिर से डिविएशन 2 किसके बराबर आएगा, 180 माइनस 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 60 इज 30, तो 2 इंटू 30, तो ये बेटा फिर से बन जाएगा 120 डिग्री। यानी डिविएशन 2 भी किसके बराबर आया, 120 डिग्री के बराबर। अच्छा ये देखो, जो डिविएशन नंबर 1 था ना ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे ऐसे, लाइट जा रहा है ऐसे, तो डिविएशन 1 क्लॉकवाइज। और ये जो डिविएशन 2 है ना बेटा ये भी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब अगर मैं नेट डिविएशन कैलकुलेट करने बैठ जाऊं तो नेट डिविएशन आ जाएगा डिविएशन 1 प्लस डिविएशन 2। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इट विल बी 240 डिग्रीज। ठीक है ना, तो कितने एंगल से ये मूव हुआ है बेटा, 240 डिग्री से। आपको मैं विजुअलाइज कराता हूं ये थोड़ा सा कि ये होता क्या है यहां पर। ये देखिए बेटा, इंसिडेंट रे आया तो ऐसे था, आया तो ऐसे था, लेकिन जा रहा है ऐसे, तो बेटा ये जो एंगल है ना क्लॉकवाइज, ये एंगल बराबर होगा 240 डिग्री के, और इसी को हम बोलेंगे डिविएशन। ठीक है ना, इसी को हम बोलेंगे क्या, नेट डिविएशन। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है ना, एक बार पॉज कर लो वीडियो को तो अच्छे से समझ लो इस बात को, तो बाकी सब तो हो ही जाएगा। चलिए इसी पर बेटा एक और क्वेश्चन लाया हूं मैं अभी आपके सामने। देखिए अर्ली केस में हमें बोला गया था कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पैरेलल है M1 और M2 के, लेकिन इस केस में हमें कुछ नहीं बोला गया ऐसा, हमें नहीं बोला गया कि कौन सी लाइन किसके पैरेलल है, यानी यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर वाला कंसेप्ट हम यूज नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं बेटा, हमें बोला गया है फाइंड नेट डिविएशन, लेकिन ये हमें बोला गया कि ये एंगल आई है, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना ये हमें आई दिया गया है। अब मुझे बता बेटा, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली बात है दिस विल आल्सो बी आई। ठीक है ना, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ही होगा, सिंपल सी बात है। तो आप मुझे बताओ बेटा यहां पर डिविएशन कितना होगा, ये मुझे बताओ। ये रे तो सबसे पहले आई थी ऐसे, ये रे आई थी ऐसे, जानी चाहिए थी इधर, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से इधर चली गई, तो मेरे हिसाब से ये तो डिविएशन होना चाहिए। और आप बता मुझे डिविएशन कितना होगा, आप कहोगे सर डिविएशन 1 जो है वो बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बता बेटा, दूसरी बार लाइट जो है ना वो इस तरीके से आई, यानी ये जानी तो चाहिए थी इधर, लेकिन लाइट चली गई यहां, तो मेरे हिसाब से ये तो डिविएशन 2 आना चाहिए, ये तो डिविएशन 2 आना चाहिए। और डिविएशन 2 कितना होगा, ये बराबर होगा 180 माइनस, ये दो एंगल मुझे पता होने चाहिए, ये दो एंगल मुझे किसी तरीके से पता चल जाए। ठीक है ना, अगर ये दो एंगल मुझे पता चल जाए तो मैं 180 में से ये दो एंगल सबट्रैक्ट कर लूं तो मुझे डिविएशन 2 पता चल जाएगा। और नेट डिविएशन कितना होगा, डिविएशन 1 प्लस डिविएशन 2। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा, इसको एक बार डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे, देन वी विल कम टू दीज फाइनल वैल्यूज। चलिए बेटा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है आई तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा। और मुझे बताओ इस नॉर्मल और मिरर के बीच में कितना एंगल है, 90। अगर ये एंगल है तो ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस आई। अब मुझे बताओ एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल जो है ना इनका सम कितना होता है, सर 180 होता है। यानी अगर मैं बोलूं यहां पर ये जो एंगल है ना ये मान लो ऐसे रख रहा हूं मैं क्वेश्चन मार्क, तो बेटा ये जो क्वेश्चन मार्क वाला एंगल है प्लस ये जो थीटा हमारे पास गिवन है और प्लस होगा 90 माइनस आई। बेटा इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, सर 180 होगा। तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन मार्क वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 90 प्लस आई माइनस थीटा।
ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास एंगल। तो बेटा ये जो एंगल आया हमारे पास, इसका कितना वैल्यू है, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई प्लस थीटा। समझिए ना इस बात को। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मिरर है ना M2, ये रहा मिरर M2, और ये जो डॉटेड लाइन है नॉर्मल, मुझे बताओ मिरर और नॉर्मल में कितना एंगल होता है? सर 90 डिग्री होता है, सिंपल सी बात है। तो मुझे बता बेटा, अगर ये मिरर और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री एंगल है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना, दिस वन, इट इज 90 माइनस आई प्लस थीटा, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा? आप कहोगे सर ये जो बचा हुआ पार्ट है ये बराबर होगा 90 माइनस दिस एंगल, 90 में से ये 90 माइनस आई प्लस थीटा को माइनस कर लो, तो ये बन जाएगा 90 माइनस 90 माइनस आई प्लस थीटा। तो यहां से 90 और 90 गया, तो आपको मिल गया थीटा माइनस आई। इसका मतलब है यहां पर जो ये एंगल है ना, इट इज हाउ मच, इट इज थीटा माइनस आई। तो मुझे बता बेटा, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा माइनस आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? सर ये भी तो थीटा माइनस आई ही होगा, ये भी तो थीटा माइनस आई ही होगा। बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमें पूछा गया है फाइंड नेट डिविएशन, ठीक है ना। तो नेट डिविएशन जरा चेक करते, नेट डिविएशन चेक करते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस मार्कर फर्स्ट। देखिए बेटा, अगर ये इंसिडेंट रे ऐसे आया था, तो होना तो चाहिए था कि ये इस पाथ पर चला जाता, ये होना तो चाहिए था कि ये इसी पाथ पर। देखिए बेटा, ये इंसिडेंट रे ऐसे आया था, होना तो चाहिए था ये ऐसे चला जाता, लेकिन ये चला गया इस वाले पाथ पर, इस वाले पाथ पर। तो मुझे बताओ डिविएशन कितना? आप बोलोगे सर डिविएशन 1 बराबर होगा 180 माइनस कितना? देखो बेटा, ये पूरा एंगल कितना, इस सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन का एंगल है 180 डिग्री। इसमें से ये वाला पार्ट है डिविएशन का, दिस पार्ट इज डिविएशन, तो ये ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस कर लो, ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आ गया डिविएशन 1। और बेटा डिविएशन की डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज, इट इज क्लॉकवाइज। अब आते हैं इस डिविएशन 2 पर, लेट्स सी हाउ मच डिविएशन 2 इज इक्वल टू। देखिए बेटा, अब यहां से पहले डिविएशन के बाद लाइट ऐसे आई, तो जानी तो चाहिए थी ऐसे, लेकिन इस मिरर M2 की वजह से इसमें रिफ्लेक्शन आया, यानी इसमें जो डिविएशन आएगा ये आ गया डिविएशन 2। और देखो डिविएशन 2 भी क्लॉकवाइज है बेटा, ध्यान रखना इस बात का। और अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का एंगल होगा 180। ध्यान से देखो बेटा, इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक का एंगल होगा 180, डिविएशन है इतना, तो ये एंगल माइनस कर लो, तो माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ थीटा माइनस आई, 2 टाइम्स ऑफ थीटा माइनस आई। तो आपके पास डेल्टा 2 भी आ गया। तो डेल्टा 2 इज हाउ मच, 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 आई। और बेटा सिंस ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा नेट डिविएशन, तो नेट डिविएशन किसके बराबर होगा? नेट डिविएशन बराबर होगा डिविएशन 1 प्लस डिविएशन 2। समझ गए इस बात को? इतना भी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं था ये। तो डिविएशन 1 कितना है हमारे पास? 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। और ऐड क्या करना है बेटा? ऐड करना है डिविएशन 2, जो कि है 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2i। और यहां से बेटा 2i और 2i कैंसिल हुआ, तो नेट डिविएशन आया 360 माइनस 2 थीटा, एंड दिस इज आवर आंसर। ये रहा बेटा फाइनल आंसर। तो आई होप कि बेटा इसके बाद डिविएशन का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो सॉल्व कर लोगे। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी रखा है मैंने, चलिए देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन मैंने, ओके दिस इज नॉट द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये हम पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए इसका जो होमवर्क होगा वो मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में कभी ना कभी दे दूंगा, वो होमवर्क वाला शीट भी। तो एक पॉइंट है हमारे पास बेटा यहां पर जो हमें डिस्कस करना है, वी कॉल इट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कोई नई चीज है, जो मैंने आपको अभी नॉर्मल इंसिडेंस बोला था ना, बस नॉर्मल इंसिडेंस वाले केस से ही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जनरेट होता है। कैसे? देखिए, कहता है कि व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ मिरर नॉर्मली। अब आप लोगों को पता होगा बेटे कि नॉर्मली का मतलब क्या है? नॉर्मली का मतलब है 90 डिग्री पर हिट करना सरफेस को, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, यानी दैट इज एट 90 डिग्री। अगर 90 डिग्रीज पर लाइट स्ट्राइक करती है एक मिरर को, देन द रे ऑफ लाइट सफर्स डिविएशन ऑफ 180 डिग्री। बेटा ये भी मैंने आपको बोला था कि 180 डिग्री की डिविएशन होती है नॉर्मल इंसिडेंस में। कैसे? देखिए, अगर ये मिरर सरफेस है ना, यहां से अगर इंसिडेंट रे आया तो इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे वापस चला जाएगा।
इसी को तो बोला था मैंने, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक। तो यही पे बोल रहा है कि द लाइट सफर्स अ डिविएशन ऑफ 180 डिग्रीज एंड रे रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक। और जो लाइट रे परपेंडिकुलर टू द मिरर आया था वो वापस भी उसी पाथ से जा रहा है, इसको बोलते हैं रिट्रेस इट्स पाथ। अब मुझे बेटा बताओ, जो रे ऑफ लाइट रिट्रेस करेगा अपना पाथ तो वो मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसमें डिविएशन कितना आएगा? सर इसमें डिविएशन आ रहा है 180 डिग्री का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट पर यहां पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, लेट्स सॉल्व दिस थिंग। चलिए लेट्स सॉल्व दिस थिंग। देखिए बेटा, हमारे पास दो मिरर्स है, मिरर M1 और मिरर M2। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। फाइन। हमसे पूछा गया है कि ये आ रहा है एक इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे किसको हिट कर रहा है? सबसे पहले मिरर 2 को हिट कर रहा है। आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे आ रहा है, मिरर 2 को हिट कर रहा है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू M1। ये जो ये इंसिडेंट रे है ना बेटा, दिस इज पैरेलल टू M1। पैरेलल टू M1 होने का क्या मतलब बेटा? पैरेलल टू M1 होने का मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी बेटा आपको थीटा ही लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? अच्छा, एंड आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय M1, कहता है आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय M1। बेटा देखिए, यहां से रे ऑफ लाइट आई, M2 को हिट किया। M2 को हिट करने के बाद बेटा ये देखिए, ये नॉर्मल होगा, नॉर्मल ये ऐसे हिट कर रहा है। किसको हिट कर रहा है? M1। कह रहा है कि आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाय M1, जब ये लाइट पहली बार हिट करेगा M1 को, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। यानी जब ये आया इस डायरेक्शन में, किसको हिट किया? M1 को। ये रिट्रेस कर रहा है अपना पाथ, यानी ऐसे वापस जा रहा है। और मैंने अभी आपको बोला, जब कोई भी रे ऑफ लाइट रिट्रेस करेगा अपने पाथ को तो वो मिरर के साथ कितना एंगल बनाएगा? सब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। नॉर्मल इंसिडेंस की बात है ना, तो ये एंगल बेटा होगा 90 डिग्री। और ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितना होगा? ये भी 90 डिग्री का होगा। समझ में आई बात? तो हमसे पूछा गया है फाइंड थीटा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप हमें बताओ ये थीटा कितना है। ठीक है, बता देंगे। आप बताओ कि रिफ्लेक्शंस कितनी हुई, ये लाइट जब फाइनली वापस चली गई इसने कितनी रिफ्लेक्शंस की, और आप बताओ नेट डेविएशन कितना हुआ। सॉल्व करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो बेटा, ये तो बन गया एंगल 90 डिग्री। यहां पर अगर ये थीटा है तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? सर ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। सर ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये कितना होगा? बेटा ये भी तो 90 माइनस थीटा ही होगा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये एंगल तो 90 है। अच्छा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? सर ये 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर होगा 90 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा। अब हमारे पास फाइनली यहां पर एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें दो एंगल तो है थीटा और एक एंगल है 90 डिग्री। तो टोटल सम कितना होगा तीनों का? 180। तो हमारे पास आया 2 टाइम्स थीटा। बेटा इस वाले ट्राइंगल से ये थीटा प्लस 90, 2 टाइम्स थीटा प्लस 90, ये किसके बराबर आएगा? 180। और मुझे बताओ आप, यहां से 2 थीटा किसके बराबर होगा? 2 थीटा बराबर होगा 90 के, और थीटा बराबर होगा 45 डिग्रीज के। कितना बेटा? 45 डिग्रीज के बराबर होगा थीटा। अब हमसे पूछ रहा है आप हमें बताओ इसने कितनी रिफ्लेक्शंस की। ये देखो बेटा, रे ऑफ लाइट सबसे पहले यहां पर आया तो इधर पहला रिफ्लेक्शन हुआ, तो हमारे पास आया रिफ्लेक्शन नंबर 1। यहां से आने के बाद बेटा यहां इस मिरर 1 पर हिट हुआ तो हमारे पास एक और रिफ्लेक्शन आ गया। यहां से रिट्रेस होके यहां पर फिर से हिट किया तो एक और रिफ्लेक्शन आया, और उसके बाद ये इसी रास्ते से वापस चला जाएगा। इसने बोला है ना इट रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक, तो जैसे ये आया था वैसे ही वापस चला जाएगा। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितनी आई हमारे पास? नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस आई हमारे पास 3। थीटा कितना आया हमारे पास बेटा? थीटा का वैल्यू आया 45 डिग्रीज। और लास्ट में पूछ रहा है कि नेट डिविएशन कितना। आप देखो बेटा, ये रे ऑफ लाइट आया तो ऐसे था और उसी पाथ पर वापस ऐसे जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें जो डिविएशन होगा नेट वो 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री का। क्यों सर? ये आया तो ऐसे था और उसी पाथ पर वापस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे आया था ऐसे जा रहा है, 180 डिग्री का एंगल। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बेटा इस नॉर्मल इंसिडेंस पर इस रे ऑप्टिक्स के काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इसी बेसिक लेवल के क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। बेटा ये क्वेश्चन जो यहां पर है ना, इसको मैं आपको एज ए होमवर्क दे देता हूं, ठीक है ना।
कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है इसमें। थोड़ा सा मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं। ये देखिए, हमारे पास बेटा दो मिरर्स है M1 और M2, और इन दोनों मिरर्स के बीच में जो एंगल है ना वो थीटा गिवन है। यहां से बेटा इंसिडेंट रे देखिए, ये आ रहा है इंसिडेंट रे, ये आ रहा है इंसिडेंट रे, और हमें बोला गया है इंसिडेंट रे कम्स पैरेलल टू M2। ये इंसिडेंट रे है पैरेलल टू M2। इसका क्या मतलब हुआ, अगर यहां पर एंगल थीटा है ना बेटा, तो यहां पर भी एंगल थीटा ही होगा। आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 द रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। ये देखिए बेटा, रे आया, उसने पहला रिफ्लेक्शन यहां पर किया, पहला रिफ्लेक्शन जब किया तो इस तरीके से आया, इस तरीके से हिट करने के बाद बेटा इसने दूसरा रिफ्लेक्शन यहां M1 पर किया। ये बोल रहा है ना आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1। देखिए बेटा, पहला रिफ्लेक्शन M1 पे यहां पे हुआ, फिर रे इधर गया, फिर यहां से इस पे हिट किया, तो यहां पर जब दूसरा रिफ्लेक्शन हुआ M1 से, कहता है इट रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक। यानी अगर ये ऐसे आया था ना तो ये इसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये एंगल कितना बन जाएगा 90, ये एंगल कितना बन जाएगा 90। और आपको पूछा गया है कि आप ये थीटा बताओ कितना होगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, नेट डिविएशन कितना होगा। आपको मैं हिंट दे देता हूं बेटा, अगर ये एंगल थीटा है ना तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी होगा 90 माइनस थीटा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये होगा थीटा। बस। अच्छा, यहां पर भी बेटा अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटा, अगर ये एंगल है ना 90, ये है थीटा, तो मुझे बताओ ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा। आप कहोगे सर ये बराबर होगा 180 में से इन दोनों को माइनस कर लो, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और ये आधा पोर्शन कितना होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, ये आधा पोर्शन कितना होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। यहां से आपको ये तीसरा एंगल मिल जाएगा। और अगर आपको ये तीसरा एंगल मिल गया तो थीटा प्लस 90 प्लस दिस तीसरा एंगल, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। बेटा मैंने बस हिंट दी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की, आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेक इट एज ए होमवर्क एंड सॉल्व इट एंड पोस्ट द आंसर इन योर कमेंट सेक्शंस, ठीक है ना। तो मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा वापस। चलिए बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होता है कि अगर मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस पर एक इंसिडेंट रे आ रहा है, एक नॉर्मल होगा और एक रिफ्लेक्टेड रे होगा। कह रहा है कि इस इंसिडेंट रे को अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूंगा, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, हमें बोलना है इस रिफ्लेक्टेड रे पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम हियर फर्स्ट, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम हियर फर्स्ट। ये देखिए बेटा, ये कंसीडर कर लो आप एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक मिरर मान लो, और इस मिरर पर मैंने कुछ एक यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है। ये रहा एक नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने। अब देखिए बेटा, इसको मैं बोलता हूं IR, इंसिडेंट रे। और बेटा सीधी सी बात है, ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से बेटा होगा ये भी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा, ये होगा रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, तो मैं इसको भी I लिख देता हूं, इसको भी I लिख देता हूं, ठीक है ना ये बात। अब हमारा टॉपिक है रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे है बेटा, अगर ये है ना इंसिडेंट रे, रोटेशन मतलब मैं इसको ऐसे या तो क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट कर दूं या तो एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट कर लूं। मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, तो रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे का मतलब होगा मैं इसको 20 डिग्री कर दूं या 40 डिग्री कर दूं, या थोड़ा सा बढ़ा दूं या थोड़ा सा घटा दूं। हमें बोलना है इस रिफ्लेक्टेड रे पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ गए इस बात का कि करना क्या। मान लेते हैं बेटा कि मैं इस इंसिडेंट रे को, मान लेते हैं मैंने इस इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज में θ1 एंगल से शिफ्ट किया, ठीक है ना। देखिए बेटा, अब मुझे बताओ आप, ये जो नया इंसिडेंट रे बन गया ना, इसको मैं बोल देता हूं IR डैश। ये जो नया इंसिडेंट रे है मेरे पास, मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। आप कहोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस तो अब इतना होगा, तो मैं यहां पे लिख दूं न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये बराबर है बेटा, देखो किसके बराबर है, एक तो पुराना एंगल ऑफ इंसिडेंस और θ1, ये बराबर है θ1 प्लस जो पहले था एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब समझने की कोशिश करो, मैंने इसको क्लॉकवाइज θ1 से शिफ्ट किया। अब मुझे बताओ, मैंने जब इसको शिफ्ट किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा या घटा,
ऑब्वियस सी बात है सर, बड़ा थीटा 1 प्लस आई, इसका मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी बड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। अब मुझे बता बेटा, ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, ये अगर मैं इसको बोलूं कि इसका जब मैंने इसको डाउनवर्ड शिफ्ट किया, अगर मैं कहूं आपसे कि ये यहां पर आएगा, तब तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस कम हो गया, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ना चाहिए। तो जरूरी सी बात है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो यहां से कहीं पे होनी चाहिए, RR डैश, तभी तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। और कितना बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? आप कहोगे सर इनिशियली तो था ये आई और प्लस होगा ये थीटा 2, मान लो ये यहां से यहां तक चला गया, कितना? थीटा 2। लेकिन सर हमारे पास तो ये जो है ना न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये किसके बराबर है? थीटा 2 प्लस आई के बराबर। लेकिन सर हमें तो पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस के। बिल्कुल सी बात है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यानी थीटा 1 प्लस आई बराबर होगा थीटा 2 प्लस आई। यहां से बेटा आई और आई कैंसिल, हमें पता चला कि ये जो थीटा 1 है ये बराबर है थीटा 2 के। सर ये क्या बात हुई? बेटा देखिए, मैंने इंसिडेंट रे को किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा 1 से शिफ्ट किया। ध्यान रखना, मैंने इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा 1 से शिफ्ट किया, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो क्लॉकवाइज थीटा से ही शिफ्ट होगी। यानी जितने एंगल से मैंने इंसिडेंट रे को शिफ्ट किया उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रे भी शिफ्ट हुआ, बट अपोजिट डायरेक्शन में। देखो कैसे, ये इंसिडेंट रे आया एंटी क्लॉकवाइज, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ना ये क्लॉकवाइज शिफ्ट हुआ। तो हम इसको कंक्लूड ऐसे करेंगे कि इफ वी रोटेट इंसिडेंट रे, अगर हम इंसिडेंट रे को रोटेट करेंगे बाय एन एंगल थीटा in one direction, then reflected ray will be rotated by same angle in opposite direction, ठीक है ना बेटे? ये बात आपको समझ आई कि अगर हम इंसिडेंट रे को शिफ्ट कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में बाय एंगल थीटा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी उसी एंगल थीटा से शिफ्ट होगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर मैंने इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किया तो यहां से भी अपोजिट होगा, या तो क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज। ठीक है ना बेटे? तो आज का लेक्चर जो है बेटा वो हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इसके बाद जो इसके आगे के टॉपिक्स होंगे उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।